वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग की गेम वीक 12 को लेके, जहां पे बहुत सारे मैचेस हम लोग को देखने को मिला है, जहां पे चेल्सी अपना मैच जीत चुके हैं, आर्सेनल दे डोमिनेटेड देयर मैच, लेकिन मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, टॉटनहम, ये सारे टीम्स अपने अपने मैचेस हार चुके हैं ये गेम वीक में। तो बात करेंगे ये सारे मैचेस को लेके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच था एवर्टन के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड में। लेट किक ऑफ था कल रात को, जहां पे हम लोग मैच हार चुके हैं 1-0 अगेंस्ट 10 मैन एवर्टन। अगर ये इस मैच को मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही एवर्टन को एक रेड कार्ड मिल गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि रेड कार्ड मिल चुका है तो अभी हम लोग तो ये मैच जीतेंगे ही। तो ये कंप्लेसेंसी की वजह से हम लोग एट टाइम स्विच ऑफ हो जाते हैं। एवर्टन बहुत ही बढ़िया एक ब्रिलियंट सा गोल स्कोर करते थे। उसके बाद मतलब लो ब्लॉक में इंटायर मैच वो लोग डिफेंड करते हैं और हम लोग एक के बाद एक चांस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चांस क्रिएट करते भी हैं, लेकिन फॉर सम रीजन हम लोग फिनिश नहीं कर पाते हैं चांसेस को। और उसी तरीके से एवर्टन का गोलकीपर पिंकफोर्ड एकदम गॉड लेवल में ऑपरेट कर रहा था। स्पेशली लास्ट के अगर 20-25 मिनट की मैं बात करूं ये मैच का, तो ऐसा ही कुछ हुआ है कल वाले मैच में, जहां पे इंटायर मैच में हम लोग बहुत सारे चांसेस क्रिएट तो किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक 10 मैन एवर्टन टीम के अगेंस्ट में मैच नहीं जीत पाए हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि ये एक वैसा मैच था, एक वैसा दिन था जहां पे आप कह सकते हो कि आवर प्लेयर्स हैड अ बैड डे इन दी ऑफिस, और उसी के साथ मैच में जो थोड़ा सा लक आपके फेवर में काम करना पड़ता है वो लक हम लोग के फेवर में नहीं था, वो लक एवर्टन के फेवर में था। और दूसरी तरफ हम लोग एट सच कुछ खास नहीं खेले, उसकी बहुत सारे रीजंस भी है, लेकिन फर्स्ट हाफ में हम लोग बहुत ही खराब खेल रहे थे, सेकंड हाफ में फिर भी कुछ हद तक हम लोग सही खेल रहे थे, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द गोल क्लिनिकलनेस हम लोग नहीं दिखा पाए, और जो चांसेस मिला उस चांसेस में हम लोग उस चांसेस को कैपिटलाइज नहीं कर पाए अगेंस्ट 10 मैन एवर्टन। और आपको यहाँ पे डेविड मॉयस एंड इंटायर एवर्टन टीम को वो क्रेडिट देना होगा, एंड स्पेशली पिंकफोर्ड को। मतलब पिंकफोर्ड कल जितनी भी सारे सेव्स, जैसे कि मैं कह रहा था, स्पेशली इन दी लास्ट 20 to 25 मिनट्स जितने सारे सेव्स उसने निकाले, मतलब इट वाज आउटस्टैंडिंग। तो वो लोग डिटरमाइंड थे, वो लोग रिजिलियंट थे, और वो लोग 3 पॉइंट लेने के लिए ज्यादा ईगरनेस, ज्यादा इंटेंट शो किए थे। यही इंटेंट एंड कैरेक्टर कल के मैच में हम लोगों से आप कह सकते हो कि इंटर फर्स्ट हाफ में मिसिंग था। इंटर फर्स्ट हाफ में हम लोग थोड़ा सा कंप्लेसेंसी में थे कि हाँ 10 में एवर्टन के साथ हम लोग तो जीत ही जाएंगे, वी आर वेटिंग फॉर देयर मिस्टेक्स। लेकिन फर्स्ट हाफ में एवर्टन कोई मिस्टेक करता ही नहीं, बहुत कॉम्पैक्टली लो ब्लॉक में वो लोग डिफेंडिंग कर रहे थे। और कल वाले मैच में बेंजामिन शेस्को एंड मैथ्यूस कुनिया, हैरी मैगवायर, ये सारे प्लेयर्स नहीं थे ड्यू टू इंजरी। तो इसीलिए कल वाले मैच में वी बैडली मिस्ड मैथ्यूस कुनिया। जी हाँ, मैथ्यूस कुनिया जो ड्राइविंग फोर्स, जो डायरेक्टनेस हम लोग के गेम में लाता है वो मिसिंग था, और बेंजामिन शेस्को जो फोकल पॉइंट ऊपर में क्रिएट करते हैं हम लोग के लिए, वो भी मैच में मिसिंग था, और उसके वजह से लिंक अप प्ले या फिर डायरेक्टनेस हम लोग के गेम में नहीं था। हाँ, दूसरी तरफ जर्जी को एक मौका मिला था कल के मैच में कुछ करने के लिए। मतलब लास्ट टाइम अगर आप जर्जी का मैच आप लोग को याद है, एवर्टन के साथ ही उसने 2 गोल मारा था, लेकिन ये फुटबॉल है और रियल लाइफ है, तो रियल लाइफ में अगर आपको कोई मौका मिलता है उस मौके को आपको मतलब आपको उस मौके में कैपिटलाइज करना चाहिए। लेकिन इस वक्त आपको ये चीज भी ध्यान रखना होगा कि जर्जी मतलब इस साल में अप्रैल में लास्ट टाइम उसने कोई मैच में स्टार्ट किया था, उसके बाद कल उसने मैच में स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा रस्टीनेस उसके गेम में था, उसकी पोजीशनिंग सेंस मतलब ठीक ठाक है, लेकिन कल के मैच में वो रन वगैरह नहीं बना रहा था, जो एक कन्वेंशन नंबर 9 मतलब बेंजामिन शेस्को अगर रहता तो वो बनाता है वो रन्स। तो ये सारी चीजें जर्जी के गेम से मिसिंग था, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि वो आउट एंड आउट नंबर 9 भी नहीं है। लेकिन उसी तरीके से सेकेंड हाफ में जब हम लोग अपना जो मतलब थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन, जितने भी ऑप्शंस थे हम लोग के पास, मतलब बेंच में कौन ऑप्शन था, बेंच में था आपका मेसन माउंट, को भी मेनू, तो ये दोनों को ही हम लोग लाए, मतलब ऑप्शंस भी बेंच पे नहीं था टू चेंज द गेम। तो इसीलिए बैकअप की, स्क्वाड डेप्थ की
जरूरत तो है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और इसीलिए मुझे लगता है कि जनवरी में वही स्क्वाड डेप्थ के लिए हम लोग जाएंगे सेमेन्यो के पीछे, क्योंकि अगर एम्बुमो और आमाद निकल जाएंगे अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के लिए तो उस वक्त हम लोग को और एक अटैकर की जरूरत है। मतलब अकेला एम्बुमो ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग को ऊपर में बेंजामिन शेशको, एम्बुमो एंड माथायस कुनिया, इन तीनों को ही चाहिए। अगर माथायस कुनिया रहता भी है, बेंजामिन शेशको नहीं रहता, फिर भी हम लोग माउंट एंड ब्रूनो के साथ मतलब काम चला लेते, लेकिन अगर माथायस कुनिया भी नहीं रहता तब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। और कल के मैच में वो स्ट्रगल पहले हाफ में बिल्कुल ही दिख रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में जब हम लोग माउंट को लाते हैं, क्योंकि पहले हाथ में आमाद को हम लोग टॉप लेफ्ट हैंड साइड में खिला रहे थे जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर, तो वहां पे आमाद का गेम कुछ ठीक ठाक नहीं था और डोरगू का गेम भी बहुत ही खराब था। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, ही इज अ यंग लैड, तो उसको अभी भी बहुत टाइम है टू गेट देयर, मतलब अभी भी बहुत कुछ उसको सीखना है, बहुत कुछ इंप्लीमेंट करना है, अपने गेम को और भी ऊपर लेके जाना है, विच रिक्वायर्स टाइम। तो अभी इस वक्त उस चीज को लेके ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं। और दूसरी तरफ जब सेकेंड हाफ में हम लोग डियोगो डैलो को लाते हैं लेफ्ट विंग बैक में, तो हम लोग आमाद को राइट विंग बैक में शिफ्ट करते हैं मजरूई की जगह पे, और उसी के साथ मेसन माउंट को लाते हैं। तो मेसन माउंट को लाने के बाद गेम में थोड़ा सा डायरेक्टनेस आया। कैसिमीरो का भी कल गेम कुछ ठीक ठाक नहीं था, अगर मैं पहली हाफ की बात करूं, क्योंकि सेकंड हाफ में शुरू होने के कुछ देर बाद ही हम लोग कैसिमीरो को सब्स्टिट्यूट कर लिए थे, जो कि करना चाहिए था। तो हम लोग कोबी मेनू को लाए, तो कोबी मेनू का गेम भी ठीक ठाक था। तो मिडफील्ड में ब्रूनो एंड कोबी मेनू साइड बाय साइड खेल रहा था, राइट विंग में आपका आमाद खेल रहा था एंड लेफ्ट विंग बैक में आपका डियोगो डैलो, और ऊपर आपका एम्बुमो एंड मेसन माउंट, ये दोनों खेल रहे थे एंड अप टॉप जर्गजी। तो ये सेटअप के साथ जब हम लोग सेकेंड हाफ में गेम शुरू करते हैं, तो सेकेंड हाफ में हम लोग और थोड़ा डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन कल सेकेंड हाफ में मैच शुरू होने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा क्रॉसेस करने लगते हैं, लेकिन बॉक्स में बेंजामिन शेशको की कमी साफ साफ दिख रहा था कि बॉक्स में कोई प्लेयर है ही नहीं जो उस क्रॉसेस को फिनिश कर सके। मतलब हियर एंड देयर हम लोग अच्छे अच्छे क्रॉसेस प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वो क्रॉसेस को फिनिश करने के लिए बॉक्स पे कहीं कभार मेसन माउंट था, या फिर आपका जर्गजी था, या फिर आपका डियोगो डैलो था, लेकिन हम लोग उस चांसेस को फिनिश नहीं कर पा रहे थे। और उसी के साथ एवर्टन के पास वो लक फैक्टर था कल, क्योंकि अगर पहली हाफ में, अगर आप लोग को याद है कि पहले हाफ में एवर्टन वर द बेटर टीम नो डाउट, लेकिन पहले हाफ में हम लोग की तरफ से दो ही चांसेस था, मतलब दो ब्रूनो फर्नांडिस का शॉट, जिसमें पहला शॉट तो बहुत ही डिफिकल्ट था जो मेरे ख्याल से बाहर गया था, लेकिन उसके बाद सेकेंड वाला जो शॉट जो बिल्कुल ही हाफ टाइम से पहले आया था, वो शॉट आउट स्टेप में बहुत ही बढ़िया लिया था टॉप कॉर्नर में ब्रूनो। लेकिन पिंकफोर्ड, मतलब यही इंपॉर्टेंट है और यही चीजें हैं, छोटे छोटे चीजें जो आपको एक बेहतर गोलकीपर बनाता है। मतलब पिंकफोर्ड कल ब्रूनो का वो शॉट सेव ही नहीं किया, लेकिन उस शॉट को उसने पहले ही रीड कर लिया था, तो इसलिए वो पोजीशन में आके टॉप कॉर्नर में राइट हैंड साइड में फिर भी सेव कर पाया, जो चीज मतलब लामेंस कल नहीं कर पाया। मतलब हम लोग जो गोल कंसीड किए थे, नो डाउट इट वाज अ वेरी वेरी गुड गोल फ्रॉम ड्रूसबरी हॉल, लेकिन फिर भी लामेंस को वहां पे और थोड़ा बेहतर करना चाहिए था। तो यही मेरा पॉइंट है कि पिंकफोर्ड कल बहुत बार ऐसे बढ़िया बढ़िया सेव्स निकाले जो एट द एंड मैच को मतलब डिसाइड कर चुका, डिसाइडिंग फैक्टर हो गया मैच के एंड में। क्योंकि अगर ये कोई दूसरा दिन होता तो शायद ब्रूनो को एक गोल मिल जाता, मेसन माउंट को एक गोल मिल जाता, जर्गजी को शायद 2-3 गोल मिल जाता, क्योंकि जर्गजी बहुत ही बढ़िया बढ़िया हेडर उसको मिला था एकदम एंड में जाके, लेकिन हर बार पिंकफोर्ड वॉज देयर टू मेक अ सेव। डिलीट के पास भी एकदम स्टॉपेज टाइम में 2 बैक टू बैक मौके मिला था, डिलीट के पास आया था, लेकिन फिर भी एवर्टन वे पुटिंग अप लॉट्स ऑफ बॉडीज इन फ्रंट ऑफ द गोल, और कुछ करके भी बॉल ब्लॉक हो जा रहा था या फिर पिंकफोर्ड सेव निकाल पा रहा था। और उसी के साथ ब्रूनो के पास भी सेकंड हाफ में और 2-2 चांसेस थे, जहां पे उसने एक टॉप कॉर्नर शॉट लिया था जो थोड़ा सा बाहर चला गया, और उसके साथ एक शॉट लिया था जो ब्रूनो को फिनिश करना चाहिए था, जो कटबैक वाला पास आया था फ्रॉम मेसन माउंट। इट वाज अ ब्रिलियंट पास, लेकिन ब्रूनो मतलब फास्ट टाइम खेलने के चक्कर में राइट फुट से उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसको लेफ्ट फुट से फिनिश करना चाहिए था और ज्यादा प्रिसीजन के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये चांसेस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ एवर्टन एक बहुत ही बढ़िया फाइट पुटअप किए थे इवन विद द 10 मैन, क्योंकि कल एक वियर्ड सा रेड कार्ड हम लोग को देखने को मिला था। मतलब बहुत ही कम मौका ऐसा मिलता है जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि
एक टीम का प्लेयर अपनी खुद के टीम के ही दूसरे प्लेयर को एक चाटा मार के रेड कार्ड लेके चले जाते हैं। तो कल कुछ ऐसा हुआ था और वो भी पहले 10 मिनट के अंदर। तो उसके बाद हम लोग एज ए फैन भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला टीम आपका एक रेड कार्ड उनको मिल गया है तो ये मैच तो आपको हर हाल में जीतना ही है, जो कि सही है। एज अ फैन हम लोग ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ही, जो कि जीतना चाहिए था कल वाला मैच। लेकिन एट द एंड एवर्टन को आपको वो क्रेडिट देना होगा। एंड जैसे कि मैं कह रहा था, इट वाज अ ऑफ डे एट द ऑफिस फॉर द एंटायर टीम, और जो कि हो भी सकता है क्योंकि प्लेयर्स are allowed to have a bad day at the office after 5 games। हम लोग 5 मैच अनबीटन थे। मुझे मालूम है ये होम मैच था, ये मैच आपको जीतना चाहिए था, जबकि आपके पास एक सुनहरा मौका आ गया था बहुत अर्ली जब वो रेड कार्ड मिल गया था एवर्टन को, लेकिन फिर भी आप वो मौका गवा दिए। लेकिन फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड कि प्लेयर्स आर अलाउड टू हैव वन बैड डे, लेकिन इस चीज को अभी हम लोग को अगले मैच में सुधारना होगा। एंड वी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कैन डिमांड फ्रॉम आवर प्लेयर्स कि अभी हम लोग को एक रिस्पॉन्स देखना है अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, जो कि बहुत ही मतलब मैं कहूंगा एक टफ मैच है। इट इज नॉट एन इजी गेम एट ऑल, और वो भी एक अवे मैच है। तो पैलेस के साथ अगर हम लोग एक रिएक्शन दे सकते हैं आफ्टर दिस लॉस, जो कि प्लेयर्स के बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था जब फुल टाइम व्हिसल हो गया, तो अगर आपको वो सीन याद है तो प्लेयर्स दे वर लुकिंग डेवास्टेटेड लाइक दे लॉस्ट अ फाइनल, ऐसा ही कुछ बॉडी लैंग्वेज था, जो चीज आर्सेनल वाला मैच में जब हम लोग ओल्ड ट्रैफोर्ड में हारे थे उसके बाद भी देखने को मिला था। तो इसीलिए वी डिमांड अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। मुझे मालूम है बहुत ही टफ गेम है, लेकिन फिर भी अगर आप वो मैच नहीं जीत पाते हो तो हारना नहीं है, एटलीस्ट ड्रॉ करके आओ, क्योंकि बहुत सारे टीम्स के पॉइंट्स बहुत ही नज़दीक है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हम लोगों के पास 18 पॉइंट्स है, लेकिन फिर भी अभी भी टॉप 4 से हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट पीछे हैं, जो कि मतलब कभी भी ये चीज़ पलट सकता है, क्योंकि बहुत सारे टीम्स सेकेंड पोजीशन से लेके आपका 12 एंड 13 पोजीशन तक है। तो कुछ भी हो सकता है, और जो टीम इसमें से आपका लगातार 2 मैचेस या 3 मैचेस जीत जाएगा वो बहुत ऊपर चले जाएगा बाकी टीमों से। तो इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अगर अभी आप अगले नेक्स्ट 9 मैचेस देखो तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि डिफिकल्ट फिक्चर्स हैं, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग में जैसे सब लोगों को मालूम है कोई भी फिक्चर्स आसान नहीं होता आज के डेट में, लेकिन फिर भी कोई टॉप 6 टीम के अगेंस्ट में आपका मैच नहीं है। तो अगर आप अच्छा करते हो, आप जो इंटेंट के साथ, जो कैरेक्टर के साथ आप मैच खेलते थे कल वाला मैच को छोड़ के इससे पहले, तो वैसा अगर आप कर पाते हो तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेगा, आपको मौका मिलेगा वेस्ट हैम के साथ मैच जीतने का, आपके पास मौका है वुल्व्स के साथ दो मैचेस हैं, तो वो 2 मैचेस में भी आपको 6 पॉइंट सिक्योर करने होंगे। तो ऐसे मैचेस हैं जहां पे लीड्स के साथ मैच है जहां पे आप मैच जीत सकते हो, और बीच बीच में थोड़ा सा टफ गेम्स भी है, लाइक न्यूकैसल वाला मैच, क्रिस्टल पैलेस वाला मैच। तो ये सारे गेम्स को आपको मैनेज करना होगा। तो डिफिकल्ट टाइम्स अहेड फॉर रूबेन अमोरिम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, क्योंकि हम लोग के पास एक मोमेंटम था, हम लोग एक बिल्डअप कर रहे थे, पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर रहे थे, तो वहां पे एक छोटा सा सेटबैक आ गया, और जो कि मैं कह सकता हूं कि ये नॉर्मल है, क्योंकि अभी भी हम लोग ट्रांजिशन में हैं, हम लोग एक रीबिल्ड फेज में हैं। तो 5 मैच का एक अनबीटन रन जो अभी हॉल्ट हो चुका है, उसको लेके ज्यादा सोचने का या ओवरथिंक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माथेस कुनिया नहीं था। तो अगले गेम वीक में क्रिस्टल पैलेस के साथ हो सकता है कि लिसांड्रो मार्टिनेज वापस आ जाए, तो पैट्रिक डोरगू की जगह पे हम लोग लूक शॉ को यूज कर सकते हैं एज ए लेफ्ट विंग बैक, और लूक शॉ ऊपर अच्छा खेलता है। और उसी के साथ अगर माथेस कुनिया टीम में कम बैक कर जाते हैं तो हम लोग शॉर्ट ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग फिर से अपना जो फुटबॉल है उस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं फील्ड में जाके, क्योंकि कुनिया was one of our best players in this season after Bryan Mbeumo। हाँ, Bryan Mbeumo गोल एंड एसिस्ट ज्यादा मारे हैं, लेकिन कुनिया मैच में इफेक्टिव बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो मैच का गेम को मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है बाय हिज डायरेक्ट नेट्स, एंड जैसे कि वो टेक ऑन्स लेता है बहुत ज्यादा और बॉल को आगे लेके जाता है, ड्राइव करता है। तो इसीलिए माथेस कुनिया को चाहिए अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं, लेकिन कल वाले मैच को लेके ओवर थिंकिंग या ज्यादा क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ये सोच के देखिए कि लास्ट सीजन में हम लोग कहां पे थे, या फिर उससे पहले वाला सीजन में हम लोग कहां पे थे।
उसके हिसाब से अगर उस चीज को आप कंपेयर करो तो अभी लास्ट 6 गेम्स में हम लोग 3 मैच जीते हैं, 2 मैच ड्रॉ हुआ है और 1 मैच हारा है। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म बहुत बेहतर है देन लास्ट सीजन या फिर उससे पहले वाला सीजन। तो इसी फॉर्म को अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो हम लोग टॉप 7 या टॉप 6 फिनिश कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द सीजन। लेकिन अगर आपको चैंपियंस लीग प्लेसेस या फिर यूरोपा के लिए आपको पुश करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे अगले 9 मैचेस में, जो कि बहुत सारे मैचेस हैं। तो अगले 9 मैचेस में अगर आप ठीक ठाक खेल लेते हो और अगर आप ठीक ठाक पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लेते हो तो यूरोपा लीग प्लेसेस के लिए भी आपका जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है और हम लोग एट द एंड ऑफ द डे टॉप 6 या टॉप 7 में फिनिश करते हैं, तब भी आई एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन विल बी हैप्पी, क्योंकि लास्ट सीजन से प्रोग्रेस तो है और उसके बाद वी कैन बिल्ड अप ऑन दैट। क्योंकि अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के लिए आप लोगों को मालूम है कि ब्रायन एम्बूमो नहीं रहेगा, आमाद नहीं रहेगा, माजरूई नहीं रहेगा, तो प्रेशर तो आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर। तो इसीलिए अभी यही देखने वाली बात हुई कि सेमेन्यो के पीछे हम लोग जाते हैं जनवरी में कि नहीं, या फिर कोई दूसरे अटैकिंग प्लेयर्स के पीछे हम लोग जाते हैं कि नहीं, और उसी के साथ मिडफील्डर्स की जो ज़रूरत है, विंग बैक्स की जो ज़रूरत है, उस चीज़ को हम लोग क्या जनवरी में एड्रेस करेंगे या फिर अगले समर ट्रांसफर में, वो भी देखने वाली बात होगा। तो ओवरऑल कल वाला मैच में मुझे मालूम है कि हम लोग मतलब एक गोल तो डिजर्व करते थे, एटलीस्ट ये मैच हम लोग को ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, हम लोग नहीं कर पाए। और डेविड मॉयस एंड एवर्टन को क्रेडिट आपको देना होगा। 18 अटेम्प्ट्स के बाद, जी हां 18 अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली डेविड मॉयस वोन अ गेम एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो और दूसरी तरफ रूबेन अमोरिम का कल एनिवर्सरी था, पहला एनिवर्सरी, 1 साल हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग हार गए एवर्टन के अगेंस्ट में, जहां पे रूबेन अमोरिम एवर्टन के साथ लास्ट सीजन में 4-0 मैच जीते थे। लेकिन अभी ये मैच हम लोग हार चुके हैं। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, इसको लेके ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हाँ, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग एंड वी आर डिसअपॉइंटेड ऑब्वियसली, लेकिन वी हैव टू लुक फॉरवर्ड एंड वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट पैलेस, जो कि बहुत ही मतलब टफ गेम है। और उस मैच को जीतने के लिए अभी हम लोग को जी जान कोशिश करना होगा और उस मैच को लेके ही सोचना होगा, क्योंकि अभी 1 वीक का रेस्ट है, इसके बाद हम लोग का मैच है और वो मैच भी शायद रात को ही 1:30 बजे होगा। अभी अगले 9 मैचेस में से 8 मैचेस शायद हम लोग का लेट किक ऑफ ही है। वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन है हम लोग के लिए, क्योंकि आप रात में बहुत रात तक जगते हो, उसके बाद मैच देखते हो और उसके बाद अगर हार जाते हैं तो बहुत ही खराब हो जाता है नींद, और उसी के साथ अगला दिन भी खराब होता है। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्रिस्टल पैलेस के साथ क्या करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस वाला मैच अगर हम लोग ड्रॉ भी कर लेते हैं, उसके बाद वेस्ट हैम के साथ होम मैच है एंड अवे मैच है वुल्व्स के साथ। तो वो दोनों मैचेस में अगर हम लोग 6 पॉइंट सिक्योर कर पाते हैं तो अगले 3 मैचेस में अगर 7 पॉइंट भी आ जाता है, वो भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होगा हम लोगों के लिए। तो कल वाले मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, उस चीज को लेके जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए अपना थॉट्स, अपना ओपिनियन बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी को लेके। तो देखिए मैनचेस्टर सिटी का मैच था न्यूकासल के साथ, वो भी एक एवे गेम, जहां पे न्यूकासल मैनचेस्टर सिटी को 2-1 हरा देते हैं, जहां पे हम लोग को ये देखने को मिला है कि न्यूकासल कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स और मैनचेस्टर सिटी के पास भी मौका था, लेकिन न्यूकासल के पास ज्यादा मौका था। तो यहाँ पे एक बात तो आपको कहना होगा कि न्यूकासल चैंपियंस लीग में अच्छा कर रहे हैं, इंग्लिश में लीग में इस साल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि मिड वीक में गेम्स रहता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद इंग्लिश में लीग में वही परफॉर्मेंस रिपीट करना मुश्किल तो है, और एडी हाउ लेकिन फिर भी अच्छा कर रहे हैं। और जब न्यूकासल अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं और उनके पास लीड रहता है 1 गोल का या 2 गोल का, तो तब वो लोग गेम को अच्छा मैनेज कर लेते हैं एट टाइम्स, और कुछ उसी तरीके से ये गेम भी उन्होंने मैनेज किया है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो हाँ, ह्यूज क्रेडिट टू देम कि वो लोग मैनचेस्टर सिटी को हरा पाए हैं अपने होम ग्राउंड में। और दूसरी तरफ अगर मैनचेस्टर सिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो केविन डी ब्रुयने जाने के बाद ये साल में जब रायन चिरकी, रायंडर्स, ये सारे प्लेयर्स को मैनचेस्टर सिटी खरीदे हैं, उसके बाद पेप गार्डियोला अपना प्लेइंग स्टाइल को इंटायरली चेंज कर चुके हैं। मतलब हम लोग देखते थे मैनचेस्टर सिटी अपने पास हमेशा बॉल रखता था और उसी के साथ जब भी बॉल लूज करते थे तो इंस्टेंट प्रेसिंग करते थे और बॉल जीतने की कोशिश करते थे। और उसके बाद पिच पे जहां पे ही वो लोग डुअल जीतते थे या फिर बॉल विन करते थे, उस पोजीशन से, उस सिचुएशन से ही वो लोग अगेन बिल्डअप करना चालू कर देते थे। लेकिन इस साल मैनचेस्टर सिटी विदाउट द बॉल भी
मैच कंट्रोल करना सीख गए हैं और उसके साथ एट टाइम्स एकदम पियो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं और इसीलिए हालैंड को भी वो लोग गेम में ज़्यादा शामिल कर पा रहे हैं और उसके साथ हालैंड इस टीम को अकेला ड्राइव भी कर रहा है। तो ये एक ऐसा दिन था जहां पे हालैंड का एक बैड डे ऑन द ऑफिस था। तो जब हालैंड का दिन खराब रहता है तो तब किसी और प्लेयर्स को स्टेप अप करना होगा। वो प्लेयर आपका डोकू हो सकता है, वो प्लेयर आपका फिल फोर्डिन हो सकता है, रायन चेरकी, रेंडर्स, बहुत सारे, उमर मार्मूश भी वापस आए हैं इंजरी से। तो ये ऑप्शंस तो मैनचेस्टर सिटी के पास हैं और ये प्लेयर्स को भी गोल्स मारने पड़ेंगे, नहीं तो न्यूकैसल के साथ जैसा हुआ है कुछ यही चीज फिर से मैनचेस्टर सिटी के साथ हो सकता है। तो मैनचेस्टर सिटी इस सीजन में जो फॉर्म में है और जिस हिसाब से वो लोग अपना फुटबॉल खेल रहे हैं और पेप गार्डियोला जो नए चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने गेम में, उस लिहाज से अगर देखा जाए विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी कैन से कि ऐसे रिजल्ट्स बीच बीच में आ सकता है क्योंकि एक नया सिस्टम पेप गार्डियोला इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पेप गार्डियोला का जो ईगो था, जो फुटबॉल वो खेलते थे बार्सिलोना में, बायर्न म्यूनिख में, इवन मैनचेस्टर सिटी में जो क्रोएफियन स्टाइल का फुटबॉल वो खेलते थे, उस चीज को वो साइड में हटा के फॉर द टीम वो खेल रहे हैं एक नया सिस्टम, एक नया फिलोसॉफी के साथ। तो इसके लिए पेप गार्डियोला को वो रिस्पेक्ट, वो क्रेडिट तो आपको देना ही होगा और बीच बीच में ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं मैनचेस्टर सिटी में, वो सारे प्लेयर्स को भी सेटल इन करना होगा। तो अभी इस सीजन में ये तो लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल को चैलेंज करेंगे, लेकिन किस हद तक वो चैलेंज कर पाएंगे वही देखने वाली बात होगी क्योंकि बीच बीच में अगर ऐसे मैचेस मैनचेस्टर सिटी हारने लगे, जो कि होगा, तो तब आर्सेनल उस चीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं जो इस गेम वीक में हम लोग को देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो मैनचेस्टर सिटी के लिए एक माइनर सा सेटबैक है। अगले गेम वीक में हो सकता है वो लोग फिर से बैक टू विनिंग वेज में आ जाए और उसी के साथ हालैंड का अगर बैड डे होता है तो किसी और प्लेयर को स्टेप अप करना होगा जस्ट टू फील दैट शू, नहीं तो ऐसे हार का सामना और करना पड़ सकता है इन द फ्यूचर। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और दूसरी तरफ न्यूकैसल टेबल में अभी भी बहुत नीचे है, लेकिन न्यूकैसल का एक बढ़िया सा जीत अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी और एक इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, इसके बाद चैंपियंस लीग में उनका मैच है, उसके बाद न्यूकैसल क्या फिर से जीत सकते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, वही देखने वाली बात होगी। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल को लेकर। तो देखिए लिवरपूल का हालत तो खराब था और बहुत सारे इश्यूज थे। बीच में 3 मैच उन्होंने जीते हैं, एक रियल मैड्रिड के साथ, एक एस्टन विला के साथ और एक फ्रैंकफर्ट के साथ। तो ये तीनों मैच छोड़ के बाकी इंटायर जितनी भी सारे मैचेस लिवरपूल खेल चुके हैं रिसेंटली, वहां पे अगर देखो तो 10 मैचेस में 7 मैचेस लिवरपूल हार चुके हैं इन ऑल कंपटीशंस। और अगर इंग्लिश में लीग की बात की जाए तो लास्ट 7 गेम्स में 6 मैचेस वो लोग हार चुके हैं इन इंग्लिश में लीग, विच इज रियली रियली कंसर्निंग। हाँ, मुझे मालूम है कि लिवरपूल में ये कल्चर नहीं है कि अगर ऐसे खराब रिजल्ट्स आते ही रहे तो मैनेजर को वो लोग सैक करते हैं, दे क्वाइट ऑफन स्टिक टू देयर मैनेजर। लेकिन आप लोग ये सोच के देखिए अगर ये चीज लास्ट सीजन में हुआ होता लिवरपूल के साथ तो आर्ने स्लॉट को अभी वो लोग सैक कर चुके थे या फिर सैकिंग की बातें चल रहा था इस मोमेंट ऑफ टाइम में। लेकिन जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि लास्ट सीजन में आर्ने स्लॉट लिवरपूल के साथ इंग्लिश में लीग चैंपियन हुए थे, तो इसीलिए लिवरपूल आर्ने स्लॉट को वो टाइम देंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और उसी के साथ जनवरी ट्रांसफर विंडो में लिवरपूल को फिर से पैसा खर्च करना होगा टू गेट सम मोर प्लेयर्स, क्योंकि ये ट्रांसफर विंडो में जो हम लोग को लग रहा था कि ब्लॉकबस्टर जितने भी सारे साइनिंग हुए हैं वो सारे साइनिंग्स अभी तक नाकाम रहे हैं लिवरपूल में, उनको ना सेटल इन हो पाए हैं वो लोग एक्सेप्ट हुगो एकिटिक के, बाकी जितने भी सारे प्लेयर्स हैं वो ना ही तो सेटल इन हो पाए हैं और उसके साथ साथ बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। अगर कोई आप कह सकते हो अच्छा परफॉर्मर है इन दिस लिवरपूल साइड तो इट हैज टू बी सोबोसलाई को छोड़ के बाकी जितने भी सारे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर लिवरपूल भरोसा करते थे, लाइक साला, वैन डाइक, मैकलिस्टर, ग्रेवेनबर्ग, कोनाटे, ये सारे प्लेयर्स का फॉर्म भी इंडिविजुअली बहुत ही खराब चल रहा है। तो ये एक कलेक्टिव फॉल्ट तो है, इंडिविजुअल लेवल में भी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन हो रहा है और टीम में अगर 4-5 प्लेयर खराब करने लगे तो मतलब ऑटोमेटिकली टीम का ड्रेसिंग रूम माहौल खराब हो जाता है और दूसरे प्लेयर्स भी खराब करने लगते हैं। क्योंकि जो मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ था, मतलब मुझे मालूम था कि ये एक आसान मैच नहीं होगा क्योंकि शॉन डाइश का टीम बहुत ही फिजिकल फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मैच से पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट 19th पोजीशन में था। एक 19th पोजीशन वाले टीम के अगेंस्ट में आप होम मैच में वो भी 3-0 हार जाते हो,
दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग इवन फॉर लिवरपूल फैंस, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के साथ 3-0 हारना अलग बात है, अवे गेम है, एक टॉप टीम है, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ एनफील्ड में 3-0 हारना एक अलग ही बात है। तो इसीलिए लिवरपूल फैंस आर क्वाइट अंडर द प्रेशर राइट नाउ। उनको पता नहीं कि कैसे उनका टीम कोई भी मैच जीतेगा। चैंपियंस लीग भी है बीच में, तो चैंपियंस लीग में हो सकता है कि लिवरपूल अच्छा करे, लेकिन जब नॉकआउट स्टेज शुरू होगा उसके बाद असली फुटबॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो लिवरपूल हैज़ अ लॉट टू डू, और उसी के साथ आर्ने स्लॉट हैव टू फिक्स दीज थिंग्स बाय डूइंग, मतलब मेरे ख्याल से जब ऐसे सिचुएशन हो जाता है, हर वो चीज़ आपके अगेंस्ट में चला जाता है, तो उस वक्त आपको यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक्स, और प्लेयर्स को भी उस चीज़ को फॉलो करना होगा। क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ पहले 34-35 मिनट्स अगर आप देखो तो लिवरपूल व द बेटर टीम, लिवरपूल चांस भी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन कोई चांस बड़ी नहीं कर पाए। और उसके बाद जब एक गोल कंसीड कर लिए तो लिवरपूल के प्लेयर्स ऐसे स्विच ऑफ हो गए, और उनको लगा कि अभी तो कम बैक करना मुश्किल है, और दैट वाज क्लियरली शोइंग ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज। तो यही दिक्कत है कि प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन हो गया है, और उसके बाद लिवरपूल और 2 गोल कंसीड कर लेते हैं, और एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट उनको झेलना पड़ता है होम में, वो भी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट में। तो चीज़ें तो बहुत ही कंसर्निंग है लिवरपूल के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिवरपूल मतलब बहुत नीचे चले जाएंगे टेबल में, और उसी के साथ आर्ने स्लॉट के सैकिंग को लेके भी बातें शुरू हो जाएगा। तो जनवरी ट्रांसफर विंडो तक लिवरपूल को कैसे भी करके अराउंड 10 या 9-8 पोजीशन में घूमना होगा, ताकि जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर लिवरपूल डिफेंडर्स और दूसरे प्लेयर्स खरीद सकते हैं, और वो प्लेयर्स अगर आके अच्छा करता है, तो हो सकता है कि लिवरपूल टॉप 6 के लिए पुश करे। नहीं तो अभी टाइटल तो खत्म हो चुका है, टाइटल होप्स, और उसी के साथ अभी टॉप 4 टॉप 5 भी बहुत मुश्किल लग रहा है फॉर लिवरपूल। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन लिवरपूल को लेके और लिवरपूल में जितनी भी सारे इश्यूज चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आर्सेनल को लेके। तो देखिए, आर्सेनल एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री उनको मिलता है अगेंस्ट टॉटनहम। और टॉटनहम हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है टॉटनहम से ये सीजन में। वो कभी कभी बहुत ही बढ़िया करते हैं और कभी कभी बहुत ही खराब करते हैं। तो ये एक ऐसा दिन था जहां पे टॉटनहम इंटायरली आउटप्लेड हुआ है बाय अ वेरी वेरी गुड आर्सेनल साइड, जहां पे मिकेल आर्टेटा एंड उनका टीम अभी इस सीजन में वो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वाई दे आर द फेवरेट्स टू विन दिस टाइटल दिस सीजन। अभी तक 12 गेम्स में आर्सेनल वेयर द बेस्ट टीम टिल नाउ इन दिस लीग, और वही चीज़ वो लोग फिर से कर पाए हैं अगेंस्ट टॉटनहम। होम मैच था, और एजे माय गॉड व्हाट अ गेम ही हैड, हैट्रिक मार दिया उसने। और उसी के साथ अगर आप पिछले कुछ मैचेस में भी देखो तो एजे पुट अप वन परफॉर्मेंस आफ्टर अनदर विच ऑल आर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस। और उसी के साथ एंटायर टीम आर्सेनल का बहुत ही बढ़िया है। मतलब गैब्रियल हालांकि डिफेंस में एक बहुत ही मतलब एक लीडरशिप का क्वालिटी तो उसमें है, और उसी के साथ वो टीम को लीड भी करता है, गोल भी मारता है, बहुत बढ़िया डिफेंडिंग भी करता है। तो गैब्रियल नहीं खेल रहा है तो आर्सेनल के फैंस थोड़ा सा कंसर्न थे उसको लेके, लेकिन फिर भी मुझे मालूम था कि आर्सेनल के पास अगर गैब्रियल ना भी हो, फिर भी आर्सेनल के पास सेंटर बैक पोजीशन में बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं। और इंटर टीम में भी अगर आप देखो आर्सेनल के अगर फास्ट टीम जो जो बेंच पे बैठे हैं जो प्लेयर्स, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यही चीज़ है, इसलिए मैं कह रहा था बहुत दिन से कि आर्सेनल का टीम द मोस्ट बैलेंस टीम इन दिस इंग्लिश प्रीमियर लीग। और सिर्फ इंग्लिश प्रीमियर लीग में नहीं, वो लोग चैंपियंस लीग में भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, अभी तक एक भी नहीं गोल कंसीड किए हैं। तो देखते हैं आर्सेनल एंड बायर्न म्यूनिख, एक बहुत ही बढ़िया मैच है, वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे। टॉटनहम को हराने के बाद आई एम श्योर दे आर फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और वो लोग अपना ये परफॉर्मेंस मतलब कुछ हद तक रिपीट करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट गेम, जो कि चेल्सी के साथ है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। तो उससे पहले बायर्न म्यूनिख वाला गेम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है उन लोगों के लिए, प्रेस्टिजियस गेम है। अगर मैं चैंपियंस लीग की कंटेक्स्ट की बात करूं तो वहां पे ये गेम हारे या जीते आर्सेनल को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक प्रेस्टीज इशू तो है आर्सेनल का अगेंस्ट अ टीम लाइक बायर्न म्यूनिख, जो कि बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं इस सीजन में। तो वो मैच में क्या होता है देखेंगे। और उसके साथ
चेल्सी के साथ उनका नेक्स्ट गेम वीक में इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैच है, तो वो मैच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। अगर चेल्सी वो मैच ड्रॉ भी कर लेता है और मैनचेस्टर सिटी दूसरी तरफ जीत जाते हैं, तो ये गेम वीक में जो गैप बना है वो थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। तो देखते हैं चेल्सी के साथ आर्सेनल क्या करते हैं, लेकिन अभी तक आर्सेनल जो फुटबॉल खेल रहे हैं और जिस हिसाब से वो लोग मैच जीत रहे हैं, दे आर द क्लियर फेवरेट्स दिस सीजन। हाँ, मुझे मालूम है सीजन लॉन्ग है और बहुत कुछ होना अभी भी बाकी है, हम लोग को मालूम नहीं जनवरी फरवरी के बाद क्या होगा, क्या मैनचेस्टर सिटी फिर से वो रन में चला जाएगा या फिर चेल्सी इस बार कुछ कर सकता है, तो वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो फुटबॉल और जो जिस हिसाब से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आर्सेनल 3 पॉइंट्स कैसे सिक्योर कर रहे हैं, बीच बीच में 1-2 मैच ड्रॉ हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिवरपूल के साथ एक मैच हार भी गए हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर करेंटली प्लेइंग लाइक दे मीन द बिजनेस, दे वांट टू विन द टाइटल दिस सीजन, जो कि इस सीजन में अगर होता है तो आई एम श्योर कोई भी सरप्राइज्ड नहीं होंगे। तो ये मैच को लेके आर्सेनल एंड स्पर्स का ये मैच को लेके आपका क्या मानना है, आपका क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी को लेके। तो देखिए चेल्सी बीच बीच में एक आधा गेम हार जाते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस सीजन में चेल्सी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और एंजो मैरेस्का का अगर मैं कहूं तो वो भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मैन मैनेजमेंट या सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं या फिर रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो सारी चीज़ भी वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और बार्सिलोना के साथ यूसीएल में मैच है, तो उससे पहले ये मैच जीतना उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशली जब कोल पामा नहीं है। तो अभी विदाउट कोल पामा भी चेल्सी मैचेस जीत रहे हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी तरफ बर्नले के साथ जब तक चेल्सी स्कोर नहीं किया था तब तक लग रहा था कि गेम थोड़ा सा बैलेंस्ड है, लेकिन वंस चेल्सी स्कोर्ड द फर्स्ट गोल उसके बाद धीरे धीरे करके मोमेंटम शिफ्ट हो गया और चेल्सी मैच में मतलब कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री चेल्सी को मिला है। तो अगले गेम वीक में आर्सेनल के साथ जो मैच है मेरे ख्याल से वो मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये गेम वीक में मैनचेस्टर सिटी अपना मैच हार गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गया, स्पर्स हार गया, लिवरपूल भी अपना मैच हार गया। तो ये गेम वीक में अगर ओवरऑल देखा जाए तो आर्सेनल एंड चेल्सी आर द विनर्स ऑफ दिस गेम वीक एंड टू सम एक्सटेंट एस्टन विला, ब्राइटन, क्योंकि ये लोग भी टेबल में अभी ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि बहुत क्लोज हैं सारी टीम्स, तो कोई भी मैच अगर मैच डे में कोई भी टीम ड्रॉ करता है या हारता है और दूसरी टीम अगर जीत जाता है तो वो ऊपर टेबल में चला जाएगा। जैसे सनडरलैंड हारने के बाद भी अभी भी टेबल में ऊपर में बैठा है। तो इसीलिए ये गेम वीक में अगर कोई क्लियर कट विनर है तो वो ऑब्वियसली आपका आर्सेनल, चेल्सी और उसी के साथ एस्टन विला आई वुड से। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चेल्सी very very happy, चेल्सी के सपोर्टर्स एंड चेल्सी के प्लेयर्स एंड एंजो मैरेस्का जस्ट बिफोर द बार्सिलोना गेम एंड आर्सेनल गेम चेल्सी को ये जीत बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बार्सिलोना एंड आर्सेनल वाला गेम से पहले अगर बर्नले के साथ ड्रॉ भी हो जाता तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा सा चेल्सी का मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा सेटबैक होता। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट था ये 3 पॉइंट्स और उसके साथ ये विक्ट्री जो कि चेल्सी को मिल चुका है। एंड आई एम श्योर अभी वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे के गेम वीक में जो आर्सेनल के साथ मैच है उस पर वो लोग उतरेंगे। और बीच में बार्सिलोना के साथ क्या होता है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो अफेक्ट करेगा आर्सेनल एंड चेल्सी वाला गेम। तो बोथ आर्सेनल एंड चेल्सी मिड वीक में क्या करते हैं, प्लेयर्स वगैरह इंजरी फ्री रहते हैं, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है बिफोर द गेम आर्सेनल वर्सेस चेल्सी। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। और दूसरी तरफ चेल्सी भी टेबल में सेकंड में है, तो उसको लेके भी आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसी के साथ ओवरऑल जितनी भी सारे मैचेस को लेके मैंने बात किया, जितने भी सारे पॉइंट्स पे मैंने बात किया, और करेंटली इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो टेबल है जहां पे आर्सेनल नंबर 1 में है, जहां पे चेल्सी 2, मैनचेस्टर सिटी 3, एस्टन विला 4 में है और ब्राइटन मेरे ख्याल से 5 में है। तो ये जो टेबल अभी शेप ले रहा है, ये सारी चीज़ों को लेके भी आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या ओपिनियन है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है, या फिर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल के सपोर्टर्स हैं, उनमें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ता रहे और जितने भी लोग जुड़ेंगे उतना ही हम लोग मज़े करेंगे। और बहुत जल्दी ही मैं लाइव वॉच अलॉन्ग
फिर से शुरू कर दूंगा और उसके साथ ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूंगा ऑन अ डेली बेसिस। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।